वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के लिखित मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा होने वाली है। एजुकेशन फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत आपको शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बारे में पढ़ना होता है। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, जो कि बीए 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, महत्वपूर्ण होगा। और 100% आप मान करके चलो कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग तो अब 5 सेमेस्टर हमारे साथ आ चुके हैं पढ़ते वक्त, मतलब पढ़ते पढ़ते, तो आपको विश्वास हो गया होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए कैसा काम करता है और किस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये आपको विधिवत तरीके से पता है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका विश्वास हमारे साथ है और हमारा विश्वास आपके साथ है, और इसी विश्वास के सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2024 और 25 के छात्र छात्राओं के लिए ये शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के मॉडल पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी बार परीक्षा में आपके आने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, खंड आ की अगर बात की जाए तो खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। देखिए, खंड आ में अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं तो T20 की भांति हैं, यानी कि T20 वाले प्रश्न जो होंगे यहाँ पर आएंगे, यानी कम शब्दों में लिखना है। फिर उसके बाद में वनडे होगा लघुत्तरीय, और उसके बाद में फिर टेस्ट होगा आपका, जिसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है 10 संख्या में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। 2 अंक एक प्रश्न के लिए प्रदान किए जाते हैं अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, शिक्षण संगठन के कोई 5 लक्षण बताएं। शिक्षण संगठन या शैक्षिक संगठन के कोई 5 लक्षण बताएं। शैक्षिक संगठन की अगर बात की जाए तो शिक्षा प्रदान करने वाला समूह जो होता है, अथवा कोई संस्था जो कि शिक्षा को प्रदान करती है, वही शैक्षिक संगठन कहलाता है, जिसके दायरे में शिक्षा आती है। शैक्षिक सुधार में शैक्षिक संगठन शिक्षा प्रणाली के संचालन करने का एक तरीका होता है। गैर लाभकारी संगठन जो शैक्षिक सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें भी आप शैक्षिक संगठन कह सकते हैं। तो शैक्षिक संगठन ये होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब शैक्षिक संगठन की अगर बात की है तो सैंड्रा कोरका के अनुसार अगर देखें शिक्षा की परिभाषा, मतलब शैक्षिक संगठन की, तो उसमें कहा गया कि सीखने वाले संगठनों की अधिकांश अवधारणाएं इस धारणा पर काम करती हैं कि सीखने के लिए मूल्यवान, निरंतर और सबसे प्रभावी जब साझा किया जाता है, और यह फिर मतलब यह कि हर अनुभव सीखने का अवसर है। ये कोरका, सैंड्रा केरका के द्वारा बताया गया। हालांकि केरका ने शिक्षण संस्थानों या शिक्षण संगठनों की 6 विशेषताओं की पहचान करके बताया है। उन विशेषताओं को अगर आप समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि शैक्षिक संगठन होते क्या हैं। शिक्षा देने वाले जो संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, समूह होता है, उसी को शिक्षण संगठन कहते हैं। इसके 5 लक्षण या विशेषता, लक्षण और विशेषता का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसके लक्षणों की अगर बात की है तो केरका महोदय, जो कि सैंड्रा केरका है, 1997 में एक प्रकार से वो शैक्षिक संगठन के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला लक्षण आप लिखिएगा, निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करना। ये पहला लक्षण होता है शिक्षण संगठन का या शैक्षिक संगठन का। दूसरा लक्षण आप देखेंगे, उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीखने का उपयोग करना। ठीक है, यानी कि लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सीखने के उपयोग एक प्रकार से ये शैक्षिक संगठन बताते हैं। तीसरा लक्षण है, संगठनात्मक प्रदर्शन के साथ व्यक्तिगत प्रदर्शन को लिंक करें। इसके अलावा चौथा लक्षण होता है, पोस्टर या फिर इंक्वायरी और संवाद, जिससे लोगों के लिए खुले तौर पर साझा करना और जोखिम लेना सुरक्षित हो। तो ये सभी इसका लक्षण है। पांचवा लक्षण आप लिख सकते हैं, ऊर्जा और नवीनीकरण के स्रोत के रूप में रचनात्मक तनाव को गले लगाओ, मतलब गले लगाना। ये भी एक एक प्रकार से विशेषता है। इसके अलावा अपने पर्यावरण के बारे में लगातार जागरूक होना और बातचीत करते रहना, ये भी एक प्रकार से शैक्षिक संगठन का एक लक्षण या विशेषता होती है। तो पांचवी अनुशासन अवधारणाओं से बहुत प्रभावित हैं सेंज। ठीक है, ऊर्जा और नवीनीकरण को लेकर के। केरका की अगर बात की तो केरका ने कहा कि व्यक्तिगत जो है महारत, मानसिक मॉडल, साझा दृष्टि, टीम सीखने और सिस्टम सोच शैक्षिक संगठन की एक कुंजी होती है, विचारों की कुंजी होती है। तो शैक्षिक संगठन को मिला करके इन्हीं चीज को लेकर के काम करता है। संगठनात्मक सीखने में व्यक्तिगत शिक्षण शामिल होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के शैक्षिक संगठन जो होता है वो क्या करता है, वो एक प्रकार से
एक प्रकार से क्या देता है, एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा संस्था होती है जो कि लोगों को सिखाती है, लोगों को एक प्रकार से सारी चीज़ों से अवगत करवाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो शैक्षिक संगठन के लक्षण आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं? शैक्षिक प्रशासन, बढ़िया प्रश्न है। शैक्षिक संगठन तो हो गया आपका, शैक्षिक प्रशासन क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक प्रशासन की अगर बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। देखिए, शैक्षिक प्रशासन जो है, सब इस ये दो शब्दों से, एक तो शैक्षिक और दूसरा प्रशासन। सबसे पहले हम प्रशासन को समझ लेते हैं। प्रशासन जो शब्द है, अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो शब्द है, ये इसका हिंदी रूपांतरण होता है प्रशासन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उससे एडमिनिस्ट्रेटर बना है, मतलब कि एड प्लस मिनिस्टर से बना हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर लैटिन भाषा के दो शब्दों से, एड और मिनिस्टर से, और इसके मिलने से क्या बनता है, जो है एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। तो ये प्रशासन इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है कार्य कराना या सेवा करना। ठीक है, देखभाल करना, व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, ये सब शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन की अगर बात की जाए, तो एक ऐसा मैनेजमेंट, एक प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, तो प्रशासन में शासन और सेवा दोनों का समावेश होता है। इस प्रकार प्रशासन एक सेवा तथा सहयोगी कार्य, आप इसको कह सकते हैं प्रशासन को। ठीक है, तो जब शिक्षा से संबंधित नीति निर्धारण करना हो, शिक्षा का संचालन करके उसका एक प्रकार से उसका प्रयास करना हो, शिक्षा को संचालन करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, शिक्षा की प्रगति के लिए तमाम सारी योजनाएं बनाना, ये सब काम होता है शैक्षिक प्रशासन का। शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना, क्रियान्वित की गई योजनाओं को उचित मूल्यांकन के माध्यम से समझना समझाना, ये सब शैक्षिक प्रशासन की एक प्रकार से कार्य होते हैं। शैक्षिक प्रशासन की अगर बात की तो इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है, जिसमें डॉक्टर एस एन मुखर्जी, जो है एस एन मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा प्रशासन जो होता है, वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी रिलेटेड होता है। यानी मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन रिलेटेड होता है। शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया होती है जो शैक्षिक प्रबंध की क्रियाओं को निर्देशित तथा नियंत्रित करती है। शैक्षिक प्रशासन के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और मूल्यांकन, ये सब तत्व होते हैं। शैक्षिक प्रशासन में पहले नियोजन किया जाता है, फिर संगठन बनता है, फिर संगठन में समन्वय स्थापित होता है, फिर संगठन में एक निर्देशन करने वाला होता है, और उसको फिर उसके बाद में जब संगठन का सारा चीज़ संपन्न हो जाता है, उसका उद्देश्य, तो फिर उस उद्देश्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरीके से शैक्षिक प्रशासन जो होता है, ये एक प्रकार से, ये शैक्षिक प्रशासन के तत्वों में एक प्रकार से क्या होता है, लुथिर गुलिक महोदय ने पोस्ट कार्प की विचारधारा दी, भी मैं समझूंगा उसको। ठीक है, तो इसके अलावा शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा को देते हुए डीजी मतलब डॉक्टर जी एस वर्मा कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य होता है। शैक्षिक प्रशासन जैसे आप देखते हैं स्कूल वगैरह में जो प्रिंसिपल होते हैं, वो प्रशासन करते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन एक प्रकार से वो करते हैं, कैसे करते हैं कि भाई कौन सा टीचर किस घंटे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, किस जो है क्लास में पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें फिक्स करता है। तो शैक्षिक प्रशासन वो होता है। ठीक है, इसके एल.एस. चंद्रकांत कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि यद्यपि शैक्षिक प्रशासन की कोई एक सर्वमान्य स्वीकृति परिभाषा नहीं है, फिर भी इसका संबंध व्यक्तियों के अच्छे समूह तथा उनकी क्रियाओं से रिलेटेड होता है। यानी कि अच्छे एक समूह होता है, उस समूह के द्वारा जो की गई क्रियाएं होती हैं, वही उसी से रिलेटेड होता है शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन ये होता है। शैक्षिक प्रशासन कई प्रकार का होता है। लघुकालिक प्रशासन होता है, दीर्घकालिक प्रशासन होता है, इसके अलावा संगठनात्मक प्रशासन होता है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशासन होता है, संस्थागत प्रशासन होता है। ठीक है, और आप देखते हैं प्रशासन, तो लोक प्रशासन आप देखते हैं एक पॉलिटिकल साइंस का एक जो है एक ढांचा, एक शाखा होती है। तो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड होती है। शैक्षिक प्रशासन द्वारा आवश्यकताओं, नीतियों, विधियों, साधनों, इन सभी का सार्थक और उपयोगी इन चीज़ों को बनाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन मानवीय और भौतिक साधनों का तथा उपकरणों की क्षमता और उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से आंकता है, उसका मूल्यांकन करता है। तो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की अधिक से अधिक प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। तो कुल मिलाकर के शैक्षिक प्रशासन आपका ये होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रशासन में एक चीज, एक विचारधारा है, लुथर गुलिक महोदय ने एक विचारधारा दी है, एक जो है अवधारणा दी है पोस्ट कार्ब की। पोस्ट कार्ब ये जो शब्द है, इसका जो अगला अक्षर है पी माने होता है प्लानिंग करना। ठीक है,
पी माने होता है प्लानिंग करना यानी योजना बनाना। ओ माने होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना। यस का मतलब होता है स्टाफिंग यानी नियुक्त करना, ठीक है, नियुक्ति करना। डी माने होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना। सी ओ का मतलब होता है सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना आपस में जो संगठन बना है। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट देना। बी का मतलब होता है बजटिंग यानी कि ये एक प्रकार से 3 और 3 6 और एक 7 7 चीज़ें एक प्रकार से या 7 तत्व मिलकर के निर्माण करते हैं किसका, किसी भी एक प्रकार से संगठन को या किसी भी प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही शैक्षिक प्रशासन में भी ये विचारधारा फॉलो होती है। सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली योजना बनाई जाती है यानी प्लानिंग करी जाती है। उसके बाद में उस प्लानिंग के तहत एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जो संगठन आगे चल करके काम करेगा, उस चीज़ को उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। फिर एक स्टाफ होता है जो कि एक प्रकार से एक समूह होता है, मतलब स्टाफिंग होता है, नियुक्ति होती है कि भाई कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, सारी चीज़ें फिक्स होती है। डायरेक्टिंग यानी उसके बाद में एक निर्देश देने वाला होता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी, सारी चीज़ें। इसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग यानी आपस में तालमेल होता है, समन्वय होता है सभी में, ठीक है। इसके अलावा फिर रिपोर्टिंग होती, कोई व्यक्ति कहीं से डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद में वो ला करके बताएगा कि ये सर जी हमने ये कर लिया, यानी रिपोर्टिंग करना यानी सारे के सारे डाटा का कलेक्शन करना। बी माने बजटिंग यानी कि बजट तैयार करना यानी कि कैसे कैसे खर्चा क्या होगा, सारी चीज़ें एक प्रकार से पूरा लेखा जोखा तैयार करना। तो ये होता है पोस्ट कार्य का मतलब, ठीक है। पी माने प्लानिंग, ओ माने ऑर्गेनाइजिंग, एस माने स्टाफिंग, डी माने डायरेक्टिंग, को सी ओ मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, और आर माने रिपोर्टिंग और बी माने बजटिंग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी का मतलब पोस्ट कार्य, इसकी विचारधारा को किसने दिया था, लूथर गुलिक महोदय ने दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गई। तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा आर मार्ट और रास महोदय ने भी दी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात 3-4 चीज़ों पर उन्होंने फोकस करवाया, आर रास महोदय ने, ठीक है, आर मोर्ट एंड रास ने। कहा कि पहली बात तो छात्रों को निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करना, ये एक प्रकार से उद्देश्य होता है शैक्षिक प्रशासन का, ताकि छात्र जो हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, उसकी ओर अग्रसर हो सकें। दूसरी बात, उनके लिए शिक्षकों का साधन के रूप में उपयोग करना, यानी शिक्षक जो हैं एक साधन के रूप में होते हैं और उन्हीं साधन के रूप में एक प्रकार से उनको यूज करना शैक्षिक प्रशासन का एक प्रकार से मतलब होता है। जैसे प्रिंसिपल जो होता है साधन के रूप में यूज करता है टीचर्स को, गणित के टीचर को कब पढ़ाना है, मैथ के मतलब उसके फिजिक्स के टीचर को कब जाना है, ठीक है, हिंदी के टीचर को कब जाना है, सोशोलॉजी कब पढ़ानी है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो दोनों लक्ष्यों तथा इनकी प्राप्ति के साधनों के विभिन्न रूप से संबंधित हों, रिलेटेड हों। तो इस तरीके से संगठन एवं प्रबंध प्रशासन के दो विशिष्ट पहलू होते हैं। संगठन और प्रबंधन ये दोनों मिलकर के शैक्षिक प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने शैक्षिक प्रशासन के बारे में आपको बता दिया, पोस्ट कार्य के बारे में बता दिया। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्या। अब शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है। शैक्षिक प्रबंधन की अगर बात की जाए तो शैक्षिक प्रबंधन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक समूह होता है, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट कहते हैं इसको, यानी शिक्षा से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट करना है, कोई प्रबंधन करना है, वही शैक्षिक प्रबंधन होता है। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन की एक प्रणाली होती है। शैक्षिक प्रबंधन के अभाव में यानी उसकी कमी में शैक्षिक प्रशासन संभव नहीं होता है। यानी शैक्षिक प्रशासन तभी आप लागू कर पाएंगे जब शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक मैनेजमेंट करेंगे सही से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। शैक्षिक प्रबंध के द्वारा शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं, नीतियों, विधियों, साधनों, इन सभी को जुटाना और उसका निर्माण किया जाता है। शैक्षिक प्रबंध का अर्थ उसके मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्थित ढांचे को तैयार करना होता है। शैक्षिक प्रबंधन मानवीय और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना होता है। शैक्षिक प्रबंधन को एक सैद्धांतिक विज्ञान भी कहते हैं। शैक्षिक प्रबंध शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रमुख साधन है। तो कुल मिलाकर के शैक्षिक प्रबंधन द्वारा विद्यालयों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्लानिंग, एक योजना तैयार करना होता है। तो ये होता है शैक्षिक प्रबंधन, आप शैक्षिक प्रशासन आपका शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन जाहिर सी बात है आपके समझ में आ गया होगा। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में आपसे पूछा गया कि आवश्यकता क्या है। अभी तो मैंने आपको बताया कि शैक्षिक प्रबंधन ये होता है। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता की अगर बात की तो आधुनिक युग की शिक्षा में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पहला इसलिए क्योंकि कुशल मानव संसाधनों की संपूर्ति के लिए शैक्षिक प्रबंधन की बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। चूँकि प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण कुशलता से अपने कार्यों को करता है शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत, क्योंकि उसे अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। अगर उसने काम सही नहीं किया तो ऊपर उसको जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए शैक्षिक प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, शिक्षा की गुणवत्ता की उन्नति के लिए शैक्षिक प्रबंधन की बड़ी आवश्यकता है। तीसरी बात, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे
आप देखेंगे जैसे जैसे तकनीकी या वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति होती जा रही है, उसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्त समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा प्रबंधन या शैक्षिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उस समस्या के समाधान करने में हमारी मदद करता है। चौथी आवश्यकता शैक्षिक प्रशासन की शैक्षिक प्रबंधन की ये है। देखिए, शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन जो होता है नियम बनाता है, शैक्षिक प्रबंधन उसको लागू करवाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन की अगर बात करें तो अल्प साधनों में उन्नत परिणाम की प्राप्ति करता है, यानी कि कम साधनों में कम समय में ज़्यादा एक प्रकार से प्रतिफल देने का काम करता है शैक्षिक प्रशासन। ये बात शैक्षिक प्रबंधन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शैक्षिक प्रबंधन की अगर बात की जाए तो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है इसके माध्यम से। तो ये भी एक आवश्यकता है। सामाजिक मांग की आपूर्ति करी जाती है और इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करी जाती है शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा। निर्देशन और परामर्श की पूर्ति होती है। लोकतंत्र की सुदृढ़ता बढ़ती है इससे। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षा की उपलब्धता होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हर व्यक्ति को एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, हर व्यक्ति को एक जैसा सिलेबस नहीं देना चाहिए हर बच्चे को। तो जैसा बच्चे की एक प्रकार से जो मानसिक स्थिति है उसको ध्यान में रख करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। उसकी आईक्यू लेवल कैसी है, उस आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट क्वोशेंट यानी कि जिसको आप बुद्धि लब्धि बोलते हैं हिंदी में, जब तक वो नहीं पता होगी तब आप उसके बच्चे को कैसे पढ़ा देंगे। यानी बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, डिमांड क्या है, और डिमांड जब आप जानेंगे तभी आप सप्लाई करें, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो यानी एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से जब किसी बच्चे को पढ़ाई करवाई जाती है तो शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा ही ऐसा संभव है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में, हर एक क्षेत्र में मैनेजमेंट आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन विकास की परिभाषा दीजिए। प्रबंधन विकास यानी कि प्रबंधन विकास क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रबंधन विकास की अगर बात की जाए तो प्रबंधन विकास वृद्धि और विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके द्वारा प्रबंधक जो होता है, प्रबंधक माने जिसने इकट्ठा मतलब जिसने जैसे स्कूल खोलने वाला जो होता है वो प्रबंधक होता है। अब वो कैसे कैसे किसको लगाता है, किसको क्या नौकरी देता है, सारी चीज़ें वो स्वयं करता है। तो प्रबंधक अपनी प्रबंधन क्षमताओं का विकास करता है प्रबंधन विकास में। यह न केवल शिक्षण के औपचारिक पाठ्यक्रम में भागीदारी का परिणाम है, बल्कि वास्तविक कार्य अनुभव का भी परिणाम है। प्रबंधन विकास में संगठन की भूमिका अपने वर्तमान और संभावित प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और विकास के अवसर प्रदान करना, ये प्रबंधन विकास का मतलब होता है। प्रबंधन विकास की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा को देते हुए माइकल जे जोसियस कहते हैं कि प्रबंध जो होता है, प्रबंध विकास या प्रबंधन विकास एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके के द्वारा जो हम सोच रहे होते हैं या जो हमारे वांछित उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों की क्षमताओं में वृद्धि करना होता है। यानी जो प्रबंधक है उसकी क्षमता में विकास करना, वो प्रबंधन विकास कहलाता है। जो प्रबंधक है जिसने प्रबंध किया है उस व्यक्ति की जो क्षमता है उसकी क्षमता में विकास करना ही प्रबंध विकास का मतलब होता है। एक ऐसा कार्यक्रम जो कि प्रबंधकों की क्षमता में विकास करे, जिससे कि उसके जो वांछित उद्देश्य हैं उस उद्देश्य को वो प्राप्त कर सके, यानी जो उद्देश्य सोच करके उसने प्रबंधन किया है उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, एच कुंट्ज और सीत्र महोदय कहते हैं कि प्रबंध विकास एक प्रबंधक द्वारा प्रबंधन का ज्ञान प्राप्त करने में की गई प्रगति से होता है। यानी कि एक प्रबंधक यानी जो प्रबंध करने वाला है उसके ज्ञान में वृद्धि से होता है, या उसके ज्ञान में बढ़ोतरी या उसके ज्ञान में प्रगति से तात्पर्य होता है प्रबंधन विकास का। समझ में आ रहा है? तो प्रबंधन समूह के सदस्यों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रबंधन विकास जरूरी है। इसके अलावा प्रबंधन समूह के सदस्यों की परिवर्तनशीलता में वृद्धि करना और आवश्यक आवश्यकताओं या अक्षमताओं वाले लोगों की पहचान करना और उन्हें वरिष्ठ पदों के लिए तैयार करना, ताकि वो आगे चल करके और ऊंचे पदों पर बैठे और अच्छा प्रबंधन करने के योग्य बन सके। ठीक है, तो ये प्रबंधन के विकास के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 6ठा नंबर प्रश्न है, नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। बढ़िया प्रश्न है, नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। नेतृत्व क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नेतृत्व का अंग्रेजी में मतलब होता है लीडरशिप। अब लीडरशिप की अगर बात करें तो ये क्या होती है लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष की उस गुणवत्ता से, उस क्वालिटी से जिसके द्वारा अन्य लोगों का पथ प्रदर्शन करता हो वो व्यक्ति, यानी अन्य लोगों को मार्ग दिखाता हो, राह दिखाता हो।
विभिन्न लोगों या समूहों को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करता हो। वास्तव में प्रबंधन की सफलता नेतृत्व की प्रभावशीलता पर आधारित है। यानी प्रबंधन में सबसे बहुत जरूरी बात होती है नेतृत्वकर्ता की। यानी नेतृत्व अगर आपके अंदर है, नेतृत्व का कौशल अगर स्किल आपके अंदर है, तो नेतृत्व में आपको बता दूं, नेतृत्व एक ऐसा गुण होता है, ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसा कौशल होता है, ऐसी स्किल होती है नेतृत्व, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों या दूसरे लोगों के साथ संवाद करने, उन्हें प्रभावित करने और एक समूह के रूप में उसका नेतृत्व करने की क्षमता देता है। नेतृत्व के माध्यम से एक व्यक्ति अपने समूह को एक साथ लाने में सक्षम होता है और उन्हें एक लक्ष्य के लिए जुटाता है, इकट्ठा करता है, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है। नेतृत्व करता नेतृत्व एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उपयोगी होती है। ठीक है, ये होता है नेतृत्व। नेतृत्व की परिभाषा वैसे तो कई विद्वानों ने दी, लेकिन उनमें अच्छी परिभाषाओं में अगर बात करें तो लिविंगस्टन महोदय ने बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का तात्पर्य उस योग्यता से है, उस एबिलिटी से होता है। नेतृत्व का तात्पर्य जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। यानी कोई सामाजिक उद्देश्य है, उनको आगे बढ़ाने या उनके पीछे चलने या उस उद्देश्य को पूर्ति करवाने के लिए लोगों को इकट्ठा करती है, लोगों की इच्छाओं में वृद्धि करती है। तो नेतृत्व में क्या होता है, कोई मान लेते हैं अगर कोई संगठन बना है, उस संगठन का लीडरशिप आप कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आपके अंदर कुछ ऐसी शैली है, तभी आप एक प्रकार से लीडरशिप कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप लोग आपसे डर करके आपकी बात को मान रहे हैं, या तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आपकी बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं, या लोगों को ये विश्वास है कि आप ऐसा करवा सकते हैं इसलिए आपकी बातों को मान रहे हैं, या आपके अंदर ऐसा बोलने की प्रतिभा है या एक प्रकार से लोगों को बांधने की क्षमता है, एक प्रकार से अपनी वाक्पटुता के माध्यम से, तो आप लोगों को रोक पा रहे हैं, आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं। आपकी बातों को सुनने के लिए लोगों को एकत्रित करना, इकट्ठा करे रहना या आपकी बातों को लोग सुनते रहें, इसके लिए बहुत बड़ी स्किल की जरूरत होती है और वही स्किल नेतृत्व कहलाती है। ठीक है, तो इसके अलावा आडवे टीट कहते हैं कि नेतृत्व उन गुणों का योग होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य लोगों से कार्य करवाने में सक्षम होता है। विशेष रूप से अपने प्रभाव से अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक होते हैं। बर्नार्ड महोदय कहते हैं कि नेतृत्व से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। अल्फर्ड कहते हैं कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के समूह से वांछित कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो नेतृत्व किसी स्थिति में, किसी सिचुएशन में, लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया होती है। और नेतृत्व एक प्रकार से नेतृत्व के अंदर एक प्रकार से नेतृत्व बोलने की क्षमता अगर उसके अंदर ठीक ठाक है, ठीक है, वो विशेषज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, या एक प्रकार से कोई राजा है, तानाशाह है, तो ऐसे में एक प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है। आगे देखेंगे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शैक्षिक नियोजन क्या होता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। एक बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप जो है एक प्रकार से अपने यानी 6वें सेमेस्टर में आप हो, को करिकुलर कोर्स का अगर आपको एक प्रकार से वीडियो देखनी है, तो जल्द ही 2-3-4 दिनों में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको को करिकुलर से संबंधित वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जो 6वें सेमेस्टर में आपका को करिकुलर कोर्स है, पूरा मैं पढ़ाऊँगा। तो को करिकुलर कोर्स के नाम से, मतलब को करिकुलर कोर्स पढ़ाने के लिए एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है, को करिकुलर यूट्यूब चैनल है, को करिकुलर मास्टर नाम से। ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा आपको जो चैट बॉक्स है जिसमें आप चैटिंग कर रहे हैं, उसमें आपको पिन कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा इस चैनल की, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। और इसके अलावा आपके जो को करिकुलर कोर्स हैं उनसे संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को वहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा, और अब की बार जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी सॉल्व आपको वहाँ पर मिलेंगे। यानी बहुत विधिवत तरीके से अब की बार तैयारी होने वाली को करिकुलर कोर्स की, तो आप लोग जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद। चले, तो शैक्षिक नियोजन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक नियोजन, नियोजन का मतलब होता है आयोजन करना। ठीक है, शैक्षिक नियोजन से क्या तात्पर्य होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक नियोजन जो होता है वो शिक्षा के व्यवस्थित विकास के लिए एक योजना, एक प्लानिंग बनाना होता है, ताकि शिक्षा का विकास व्यवस्थित क्रम में होता रहे।
तो यानी एक योजना बनाना ही नियोजन का मतलब होता है। एक चीनी कहावत है कि यदि आपको 1 वर्ष के लिए योजना बनानी है तो अनाज बोइए, यदि आपको 10 वर्ष की योजना बनानी है तो आप पेड़ लगाइए, यदि आपको 100 वर्ष की योजना बनानी है तो आदमी तैयार कीजिए। ठीक है? ये एक चीनी कहावत है। क्या है? कि इफ़ यू प्लान, एक कहावत बड़ी फेमस कहावत है कि इफ़ यू प्लान फॉर अ ईयर तो प्लांट ग्रेन, इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स तो प्लांट ईयर्स, मतलब प्लांट आप लगाएं ट्री का। इफ़ यू प्लान फॉर 100 ईयर्स तो प्लांट मैन, यानी कि आप एक मानवीय पौधे को लगाएं। अगर आपको 100 साल योजना बनानी है तो आप आदमी तैयार कीजिए, यदि आपको 10 साल की योजना बनानी है तो आप पेड़ लगाइए, अगर आपको 1 वर्ष के लिए योजना बनानी है तो आप अनाज बोइए। तो इस तरीके से ये चीनी कहावत है। तो नियोजन जो होता है वो एक प्रकार से आपको बता दूं, शैक्षिक नियोजन आदमी तैयार करने का प्रयास है, यानी एक तीसरी कैटेगरी जो है, यानी 100 साल के लिए। ठीक है? योजना बनाना क्या है? प्लानिंग करना। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, योजना का मतलब होता है प्लानिंग करना, यानी कोई काम आप कैसे करेंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी रणनीति तैयार करना, उसकी एक प्रकार से स्ट्रेटजी बनाना। समझ रहे हैं चीज़ों को ना? यानी कि जैसे मान लेते हैं अब मुझको पढ़ाना था, अब पढ़ाने से पहले मैंने कोई प्लानिंग करी होगी कि मेरे को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या बोलना है वीडियो में, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से हमको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ये सारी चीज़ें एक प्लान करा जाता है, उसके बाद में फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करा जाता है। अगर प्लान नहीं होगा तो आप कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा ना। तो इसलिए प्लान बहुत ज़रूरी है। अगर प्लान पर आप चल रहे हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, मज़ा आएगा जीवन में। और जीवन में मज़ा लेने के लिए आपको प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो शैक्षिक नियोजन आदमी तैयार करने का प्रयास है। इसमें शिक्षा व्यवस्था की नीति, लागत, प्राथमिकताएं निर्धारित करी जाती हैं नियोजन में। इसके निर्धारण में दूरदर्शिता का प्रयोग होना चाहिए। राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ को ध्यान में रख करके छात्र और शिक्षक का समुचित ध्यान रख करके एक प्रकार से देश के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका को परखा जाए। तो ऐसे तमाम प्रकार की एक प्रकार से व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो शैक्षिक नियोजन, आपको बता दूं, शैक्षिक नियोजन जो होता है भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निर्णयों की सूची के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निर्णयों की जो सूची होती है, यानी भविष्य में हम कौन कौन से काम करेंगे उसका निर्णय की एक सूची, निर्माण करने की जो प्रोसेस होती है, निर्माण करने की प्रक्रिया, किसके निर्माण के, जो भविष्य में आप काम करने वाले हैं उन कार्यों का एक प्रकार से प्लानिंग, एक निर्णय की जो सूची है उसको निर्माण करने की प्रक्रिया को ही शैक्षिक नियोजन कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तो ये होता है शैक्षिक नियोजन। समझ में आ गई? अच्छे परिणामों के लिए उपयोगी होता है। प्राथमिकताएं निश्चित होती हैं। इसमें शैक्षिक नियोजन से निरंतरता आती है, कंटिन्यूटी आती है, उत्पादन में परिमाणात्मक वृद्धि होती है, लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति आ जाती है। तो शैक्षिक नियोजन जो होता है वो शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शैक्षिक नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। शैक्षिक नियोजन सर्वोत्तम विधि का चुनाव है। शैक्षिक नियोजन उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति करना होता है। नियोजन समस्त प्रबंधकीय कार्यों में व्याप्त होता है। नियोजन एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और नियोजन एक परस्पर आश्रित प्रक्रिया है। तो ये होता है नियोजन। जब शिक्षा के क्षेत्र में यही नियोजन होता है तो शैक्षिक नियोजन हो जाता है। ठीक है? आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शैक्षिक वित्त से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक वित्त यानी जो आपका एजुकेशनल फाइनेंस होता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल फाइनेंस? बताएं। अंग्रेजी मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, मैं जानता हूं, लेकिन प्रयास मैंने किया। चलें, शैक्षिक वित्त से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैक्षिक वित्त, व्हाट डू मीन बाय शैक्षिक वित्त? बताएं। शैक्षिक वित्त से आप क्या समझते हैं? तो शैक्षिक वित्त की अगर बात की जाए तो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
एक साधन है, साध्य नहीं है। एक साधन के रूप में शैक्षिक वित्त का प्रयोग करते हैं। पैसा, रुपया जो शिक्षा का उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक प्रबंधन में जो एक प्रकार से उद्देश्य ध्यान में रख करके शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रुपया पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए पब्लिक मतलब कि शैक्षिक वित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो शैक्षिक वित्त की एक प्रकार से शैक्षिक वित्त की अपनी समस्याएँ हैं और शैक्षिक आवश्यकताओं में वृद्धि होने से वित्त संबंधी जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं आजकल। शिक्षा के लिए धन किन स्रोतों से प्राप्त हो तथा किन मदों में प्राथमिकता के आधार पर खर्चा किया जाए, यह भी समस्या एक प्रकार से बहुत बड़ी समस्या आजकल उभरी हुई है। शिक्षा प्रशासन की प्रमुख समस्या है और शैक्षिक वित्त की समस्या भी है शिक्षा। शिक्षा प्रशासन तथा शैक्षिक वित्त का घनिष्ठ संबंध होता है और शैक्षिक प्रशासन की समस्याओं, विधियों और सिद्धांतों का परस्पर अध्ययन एक प्रकार से अध्ययन का विषय बन चुका है आजकल। तो शैक्षिक वित्त का अर्थ होता है शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला धन। शिक्षा में जैसे मान लेते हैं हॉस्टल बनवाना, तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, किताब या सिलेबस या एक प्रकार से कोई भी चीज़ करनी है शिक्षा के क्षेत्र में, कमरा बनवाना है, लेक्चर्स बनवाना है, डिजिटल बोर्ड लगवाना है, या तमाम प्रकार की चीज़ें करनी, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये शैक्षिक वित्त होता है। ठीक है, तो जिसमें मतलब शैक्षिक वित्त मतलब क्या होता है? पैसा कहाँ से है? धन जो एक प्रकार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में आय व्यय का भाव निहित होता है। आय व्यय का एक ऐसा औपचारिक विवरण जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि निर्धारित अवधि में किसी व्यक्ति या संस्था की क्या आय होगी और उसका क्या व्यय होगा, क्या खर्चा होगा, क्या कमाई होगी। प्रत्येक विद्यालय में आय व्यय विवरण प्रशासनिक दृष्टि से एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। उसी को एक प्रकार से फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। अपने देश में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की होती है। ठीक है, 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय जो ये फाइनेंस ईयर होता है। इसीलिए 1 अप्रैल से एक प्रकार से नया सत्र चालू होता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शैक्षिक वित्त का मतलब सीधा-सीधा होता है कि रुपया पैसा तैयार करना, जिससे क्या हो कि शिक्षा के क्षेत्र को एक प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा में जो चीज़ें हैं उसको खत्म किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक पर्यवेक्षण बताइए। बहुत थका लग जाती है बोलते-बोलते। कभी आप लोगों को महसूस होता है कि बोलने में मेहनत तो लगती होगी। आप लोग सोचते होंगे कि पढ़ाने में क्या मेहनत होती है, ठीक है? आप लोग यही सोचते होंगे, लेकिन पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है भैया, ठीक है? और मुझे तो एक सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं रहता है। आप लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा, मैं पढ़ाते-पढ़ाते बहुत निखर भी चुका हूँ। लगभग आप लोगों के जो है प्रयास से जब आप लोग कहते हो कि सर जी ये भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, मेरे को मॉडल पेपर चाहिए, आप लोग कमेंट करते हो लगातार, तो मैं मेहनत करता हूँ, उस सब्जेक्ट पर मेहनत करता हूँ जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना। थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में प्राप्त करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जो भी टूटी-फूटी शब्दावली में बता पाता हूँ, उसको बताता हूँ और आप लोग बड़े चाव के साथ उसको पढ़ते हैं और यही होता है एक टीचर और एक जो है स्टूडेंट के बीच में संबंध। हम लोग भाई-बहन की तरह पढ़ते हैं। आप मान लीजिए कि आप 4 साल छोटे होंगे, हमसे 2 साल छोटे होंगे और मैं आपसे 2 साल थोड़ा सीनियर हूँ, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं जो मैं उसको 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। बस यही यही अंतर होता है हम और आप में। बाकी क्या है? वही सिलेबस है, वही किताब है, वही सब कुछ है। समझ रहे हैं चीज़ों को ना? बस ये है कि भई अनुभव हो जाता है आपको कि भई कौन से क्वेश्चन्स आने वाले हैं। उस क्वेश्चन्स को लिखा कैसे जाए? उस क्वेश्चन्स के बारे में मतलब क्वेश्चन्स को समझा कैसे जाए? ठीक है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है? पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण के लिए अंग्रेजी में सुपरविज़न शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का? सुपरविज़न, ठीक है? जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ दृष्टि, यानी कि सही आकलन। संबंधित क्षेत्र का भावी विकास करने के लिए सही आकलन बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी क्षेत्र का आप पर्यवेक्षण करते हैं, इसका मतलब खूब जांच परख करना, ठीक है, ताकि भावी शैक्षिक गुणवत्ता का विकास कर सकें, एजुकेशनल क्वालिटी को डेवलप कर सकें। इसके लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण बहुत जरूरी होता है। एजुकेशनल सुपरविजन की बड़ी जरूरत। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? विजन माने दृष्टि, देखना, ठीक है। सुपर माने होता है अच्छी, बहुत बढ़िया। यानी जब आप शिक्षा के मुद्दों को एक गहरी दृष्टि से, गिद्ध की निगाह से देखते हैं। किसकी निगाह से बाबू? गिद्ध की निगाह से देखते हैं, तो क्या होता है? वही वही सुपरविजन होता है महोदय। समझ में आवत ही बतिया कि नहीं आवत? बिल्कुल आवत ही। चलो, गिद्ध कितना दूर देखा था? जब हनुमान जी गए सागर लांघे तब देखिन कि गिद्ध बैठा रहा, संपाति नाव रहा हो के गिद्ध के। जटायु उनके भाई रहे, जटायु तो मर गए रहा, रावण चंद्रहास तलवार से उन्हें मार बलार दीस। तब कहा भवा कि जब
गए हनुमान जी तो बंदर को एक प्रकार गिद्ध जो है बहुत बड़े बड़े होते थे, ये बंदर भालुओं को खा जाते थे गिद्ध बड़े बड़े। तो संपाति तुरंत अपना पेट वोट एकदम से मलना शुरू किया, अरे आज तो मिल गया भोजन बढ़िया पकवान 36 प्रकार का, अब भाई खा ली थे इन्हें सबका। तब बंदर लोग सब डरे, हनुमान जी अलग टीले पर बैठे थे, जामुन अलग। तब तक अंगद ने उसी में से कहा कि अरे एक गिद्ध वो था जिसने भगवान राम के कार्य के लिए अपने प्राण को दे दिया, जटायु, और एक गिद्ध ये है जो एक प्रकार से भगवान राम के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जैसे ही संपाति ने सुना कि हमारा भाई मर चुका है, तुरंत जो है वो आ गया। तो वो एक प्रकार से उसने बताया, फिर लोगों ने पूछा, अंगद हनुमान सभी लोगों ने, कि भाई ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी तीव्र होती, तो ये बताओ कि सीता माता कहाँ है इस समय, समुद्र के उस पार क्या है। तो जटायु मतलब संपाति बड़े टीले पर जाकर के खड़ा हुआ और वहां से देखना प्रारंभ किया, और देखा तो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे जो है बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि एक लंका नगरी है समुद्र के उस पार, और वहीं पर जो व्यक्ति जाएगा तो सीता की खोज हो जाएगी, एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। तो ये गिद्ध की निगाह बहुत तेज होती है। तो गिद्ध की निगाह के तरीके से जब शिक्षा की समस्याओं को कोई व्यक्ति देखता है, शिक्षा में क्या कमियां हैं उसको नजर डालता है, शिक्षा की व्यवस्थाओं को दृष्टिपात करना, शिक्षा में के एक प्रकार से जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक जो एक प्रकार से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को जांचना परखना ही एक प्रकार से सुपरविजन कहलाता है, गिद्ध की निगाह से। समझ में आ गई? तो सूक्ष्म श्रेष्ठ निरीक्षण के आधार पर प्राप्त तथ्यों के विवेचन से भावी शैक्षिक गुणवत्ता का विकास करना, यह शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ होता है। और आपको बता दूं कि प्रभावी पर्यवेक्षण राष्ट्रीय शैक्षिक विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। निरंतर बढ़ते हुए विद्यालयों और उनमें विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या और वैज्ञानिक तकनीकी और विकास ने पर्यवेक्षण कार्य को अत्यंत जटिल बना दिया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो प्रभावी पर्यवेक्षण व कुशल पर्यवेक्षण दोनों ही शैक्षिक विकास के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो जरूरी है सुपरविजन की, शैक्षिक एजुकेशनल सुपरविजन की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इससे क्या होता है, इसमें आप देखेंगे एक अमेरिका की एक प्रकार से संस्था है, राष्ट्रीय शिक्षा संगठन है अमेरिका का, NEA। उसके प्राचार्यों ने संगठन के अनुसार शिक्षा पर्यवेक्षण में कई बातों का समावेश किया। उसमें बताया कि शिक्षण की कुशलता और बालकों की आवश्यकता का ज्ञान और सीखने की स्थितियों का मूल्यांकन करना, इसके अलावा शिक्षकों के शिक्षण में सुधार करना, ये सब शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य होता है। बालकों की जांच करना, ठीक है, सहायक सामग्री का निर्माण करना, पाठ्यक्रम सुधार निर्माण के लिए शोध तैयार करना, शिक्षकों को व्यावसायिक नेतृत्व और सहयोग देना, ऐसे तमाम प्रकार की एक प्रकार से जो है इसकी व्यवस्थाएं होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है। 10वां प्रश्न है क्लिनिकल पर्यवेक्षण क्या होता है? क्लिनिकल पर्यवेक्षण ये पर्यवेक्षण का एक प्रकार होता है, एक तरीका होता है, एक प्रकार या एक। तो आपको बता दूं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर अगर देखें तो शैक्षिक पर्यवेक्षण को कई भागों में आप बांट सकते हैं। एक होता है क्लिनिकल पर्यवेक्षण, एक होता है निरीक्षण मतलब कि निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, एक होता है निरोधात्मक पर्यवेक्षण, एक होता है लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण। ठीक है, इस तरीके से वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण, ऐसे कई पर्यवेक्षण होते हैं। तो जो क्लिनिकल पर्यवेक्षण होता है, इस पर्यवेक्षण का मतलब कि जो एक प्रकार से जो क्लिनिकल, क्लिनिक से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी कि एक मेडिकल से जुड़ा हुआ, मेडिकल साइंस से लिया गया है इस शब्द को, क्लिनिकल शब्द को। यानी कि जब आप क्या करते हैं, जब आप एक कक्षा को, एक जो है क्लास को जब आप एक क्लिनिक समझते हैं, तो एक प्रकार से आप ऐसा पर्यवेक्षण करने में के योग्य होते हैं। कोगन महोदय एक विद्वान है, 1950 ईस्वी में कोगन महोदय ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, क्लिनिकल पर्यवेक्षण शब्द का, तथा संप्रत्यय का विकास किया। कोगन और एंडरसन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्लिनिकल पर्यवेक्षण प्रक्रिया को और सशक्त बना दिया। बाद में गोमोर, एंडरसन तथा ब्रेफ जेविस्को 1980 में संप्रत्यय को और समृद्ध बनाते हैं, और आज यह शिक्षिका मतलब शिक्षक का एक या शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अनुशासन बन करके उभरा है हमारे समक्ष। विद्यालय पर्यवेक्षण में एक क्लिनिकल पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं। सबसे पहली बात, पर्यवेक्षण की योजना यानी एक प्लानिंग करना, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना, और उसके बाद में क्रियान्वित करने के बाद में क्या आपने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाए, आपका प्लान सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, उसका मूल्यांकन करना। ये सब एक प्रकार से मतलब कि क्लिनिकल पर्यवेक्षण का मतलब होता है। योजना अंतर्गत विद्यालय के लक्ष्यों की वरीयता यानी जो प्रायोरिटी होती है,
शिक्षकों के निष्पत्ति का मानदंड, शिक्षक की योजना और अनुदेशन प्रणाली, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। क्रियान्वयन में लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की निश्चित उत्कृष्ट शिक्षा के मानदंड के अनुरूप शिक्षण की क्रियान्विति और अंत में निष्कर्ष निष्पत्ति लिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार से शिक्षा को परखने जांचने के लिए एक प्रकार से, या शिक्षा की गुणवत्ता और क्वालिटी में और अच्छे तरीके से उसको बढ़ाने के लिए ये क्लिनिकल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। कोई 4 या 5 प्रश्न करने हैं खंडवा से। 150 या 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न है, आधुनिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएं बताएं। आधुनिक पर्यवेक्षण क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आधुनिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएं। आधुनिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो आधुनिक पर्यवेक्षण जो होता है इसके बारे में अगर बताऊं तो पहली बात पर्यवेक्षण में परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक होता है और आधुनिक पर्यवेक्षण में। दूसरी बात, जो आधुनिक पर्यवेक्षण है यह जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है, यानी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, यानी कि समानता पर, सहकारिता पर, व्यक्ति का सम्मान, सहयोग, सहभागिता का पर्यवेक्षण में इन सभी का ध्यान रखा जाता है। तीसरी बात, एक वैज्ञानिक पर्यवेक्षण होता है। ये पर्यवेक्षण में इसमें आप देखेंगे विश्वसनीयता और तथ्यों में क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है। पर्यवेक्षण निष्कर्ष संदेह से परे होने आवश्यक होते हैं आधुनिक पर्यवेक्षण में, यानी आधुनिक पर्यवेक्षण वैज्ञानिक पर्यवेक्षण होता है। चौथी बात, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है आधुनिक पर्यवेक्षण, चौथी विशेषता। और निरीक्षण आदि में आधुनिक तकनीकों का, शैक्षिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है इसमें। पर्यवेक्षण विविध कौशलों का ज्ञान पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक है इसमें। ठीक है, पांचवी विशेषता आधुनिक पर्यवेक्षण की ये होती है कि इसमें परस्पर सहयोग आवश्यक होता है। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई पर्यवेक्षण का दायित्व स्वीकार करना आवश्यक होता है इसमें। इसके अलावा छठी विशेषता, इसका क्षेत्र मात्र कक्ष तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि उससे बाहर तक भी होता है, यानी व्यापक होता है। इसके अलावा प्रभावी परिणाम के लिए उचित प्रशिक्षण और नेतृत्व आवश्यक होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, यानी एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है एक टीचर में, और प्रशिक्षण यानी कि उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है टीचर की। तो इसके अलावा आधुनिक पर्यवेक्षण में क्या होता है, स्टाफ की नई शिक्षण तकनीकों में अनुस्थापना जरूरी होती है। इसके अलावा नियमित प्रगति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अनवरत अनावश्यक आवश्यक होते हैं, ताकि क्रियात्मक अनुसंधान होते रहें। जो एक प्रकार से जो क्रिएटिव रिसर्च है वो क्रिएटिव रिसर्च होती रहनी चाहिए। क्रिएटिव रिसर्च के द्वारा ही आधुनिक पर्यवेक्षण संभव हो पाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो ये एक प्रकार से आधुनिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझाया बताया। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शैक्षिक वित्त का महत्व पर टिप्पणी के। शैक्षिक वित्त के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। शैक्षिक वित्त का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैक्षिक वित्त का क्या महत्व है। शैक्षिक वित्त के महत्व की अगर बात की तो बड़ा महत्व है भाई, चूंकि शैक्षिक वित्त जो होता है उसी के द्वारा सारी चीज़ें मतलब हो पाती हैं। चूंकि एक प्रकार से जो फाइनेंस होता है, पैसा रुपया होता है, उससे शिक्षा के तमाम प्रकार के उपकरण, तमाम प्रकार के साधनों की व्यवस्था करी जाती है। तो पहला महत्व आप लिखेंगे, आय व्यय से संबंधित एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना तैयार कर सकना और उसे क्रियान्वित कर सकना, ये एक प्रकार से शैक्षिक वित्त का पहला महत्व। दूसरा महत्व यह है कि विद्यालय की नीति प्राप्त आय के साधनों के आधार पर निर्धारित कर सकना। तीसरा महत्व ये है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों को महत्वता की दृष्टि से शक्ति और साधन के अनुसार गति प्रदान करना। ठीक है। चौथा महत्व ये है कि विद्यालय की कार्यक्षमता निर्धारित करना और शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना कि कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोगों को एक प्रकार से पैसा मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता है, सारी चीज़ें। यानी हो सकता है कि और आवश्यकता हो शिक्षकों की तो, और अगर बजट है तो उसके हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और क्षमता के आधार पर उनकी नियुक्ति करना, ये भी एक महत्व होता है शैक्षिक वित्त का। चूंकि जो व्यक्ति भाई पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उचित व्यक्ति को ही एक प्रकार से नौकरी पर रखेंगे। इसके अलावा विद्यालय में फर्नीचर, उपकरण और तमाम प्रकार की जो आवश्यक सामग्री होती है शिक्षा से, उनकी व्यवस्था करना भी इसका उद्देश्य या महत्व या आवश्यकता होती है शैक्षिक वित्त की। इसीलिए इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों को धन की दृष्टि से रोक देना जिनसे विद्यालय अथवा शिक्षा जगत को कम लाभ हो रहा है और एक प्रकार से हानि ज़्यादा हो रही है, यानी कि लाभ कम हो रहा है और हानि ज़्यादा हो रही, तो ऐसे काम को रोक देना चाहिए। ऐसे काम को बढ़ावा देना चाहिए जो कि एक प्रकार से शैक्षिक एक प्रकार से क्वालिटी की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी को बढ़ाते हो।
ठीक है, एजुकेशनल क्वालिटी में डेवलपमेंट करते हों, प्रोग्रेस करते हों उसमें, ठीक है, और कम धन में ज़्यादा एक प्रकार से फ़ायदा मिलता हो, तो पब्लिक फाइनेंस जो है मतलब कि शैक्षिक फाइनेंस वही करता है। इसके अलावा विद्यालय की वित्तीय स्थिति के आधार पर आय व्यय को संतुलित मतलब कि बनाए रहना, ये भी एक प्रकार से इसका महत्व होता है। ऐसे तमाम प्रकार के और महत्व आप लिख सकते हैं। 9वां महत्व आप लिख सकते हैं कि इस बात का मूल्यांकन कर सकना कि विद्यालय के कार्यक्रम में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है अथवा नहीं हो रही है, इस बात की एक प्रकार से मूल्यांकन कर सकता है शैक्षिक वित्त। इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से संचालन की आवश्यक शर्तों और सेवाओं को सुगम बनाना, ये सब शैक्षिक वित्त का एक प्रकार से महत्व होता है। शिक्षा संबंधित जो वित्त होता है, वो एक प्रकार से तमाम प्रकार के काम करता है, ठीक है? ये बात आ अच्छा शैक्षिक वित्त या शैक्षिक आय जो प्राप्त होता है, या तो केंद्र सरकार देती है या फिर राज्य सरकारें देती हैं, ठीक है? और या फिर स्थानीय शासन देता है, यानी लोकल गवर्नमेंट, या फिर विदेशी सहायता से भी यानी फॉरेन से भी एक प्रकार से तमाम प्रकार जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब हैं जो शिक्षा को लेकर के लगातार एक प्रकार से शैक्षिक वित्त देती रहती हैं, ठीक है? शैक्षिक आय के निजी स्रोतों में जैसे कि कभी-कभी विद्यालय का जो फीस होता है, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, ठीक है? भवन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेल शुल्क, ये सब बच्चों से लिए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है प्रबुद्ध धन होता है कुछ, ठीक है? प्रबुद्ध धन के अंतर्गत विद्यालय धन को अस्थायी निधि के रूप में सुरक्षित रख करके उनके द्वारा प्राप्त ब्याज से आवर्ती या अनावर्ती व्यय को पूरा करते हैं। मतलब कि आप जितना पैसा मिला और कुछ फदिला गया तो उसको बैंक में जमा कर दें। जुर्माना कभी-कभी बच्चों पर लगा दी जाती है, ठीक है? पुस्तक लेट से अगर आप जमा करें, विद्यालय देर से आप जाएँ, ठीक है? आप विद्यालय में यूनिफ़ॉर्म नहीं पहन कर जाएँ, तो उससे जुर्माना लग सकता है। और तमाम प्रकार के जो है उपहार कोई दे दे, बैंक में जो जमा धनराशि उससे आपको किराया मिल जाए, चंदा आपको मिल जाए, तो इससे तमाम प्रकार के शैक्षिक वित्त को एक प्रकार से बढ़ावा मिलता है, शैक्षिक वित्त मिलता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे शैक्षिक नियोजन का महत्व की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक में नियोजन के महत्व की व्याख्या कीजिए, यानी शैक्षिक नियोजन का क्या महत्व है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक नियोजन या आयोजन आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। इसका महत्व की अगर बात की जाए, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग की बड़े महत्व होते हैं। पहला महत्व इसका आप लिखिएगा, शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नियोजन का महत्व बहुत ज़रूरी है। जो शैक्षिक संस्थाओं के जो उद्देश्य, गोल्स या लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए एक नियोजन, एक आयोजन, एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा महत्व इसका ये है कि संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए इसका महत्व, यानी संसाधन जो हमको मिले हैं, जिससे हमको शैक्षिक संस्थाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उसका उचित उपयोग तभी कर पाएँगे जब शैक्षिक योजना के तहत आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अच्छे लक्ष्यों के या अच्छे परिणामों के लिए उपयोगी होता है। अच्छे परिणाम निकलते हैं अगर आप प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चौथी बात, लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति आ जाती है। इसके अलावा जो है उत्पादन में परिमाणात्मक वृद्धि होती है। इसके अलावा परिवर्तन का मूल्य स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष और मौलिकवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। भौतिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राथमिकताएँ निश्चित हो जाती हैं। निर्णय लिए जा सकते हैं, आप अच्छे तरीके से कोई भी निर्णय अगर योजना के तहत लेंगे तो वो गलत नहीं होते हैं। इसके अलावा शैक्षिक नियोजन से निरंतरता आती है, एक कंटिन्यूअस चीज़ें होती हैं। तो शैक्षिक नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कभी भी आप बदल सकते हैं। नियोजन एक परस्पर आश्रित प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है? प्रबंधकीय कार्यों में व्याप्त है ये, ठीक है? समस्त प्रबंधकीय कार्यों में। तो नियोजन बहुत ज़रूरी होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी और हर एक काम को पूरा करने के लिए। प्राथमिक कार्य है एक नियोजन, ठीक है? तो इसका महत्व हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, नेतृत्व की शैलियों की विवेचना करें। नेतृत्व की शैली कौन-कौन सी होती हैं? बढ़िया प्रश्न है। लीडरशिप की बहुत सारी शैलियाँ होती हैं, यानी कई प्रकार के लीडरशिप होते हैं। नौकरशाही पहला शैली, दूसरी शैली होती है तानाशाही या अधिनायक, तीसरी होती है कूटनीतिज्ञ, चौथी होती है विशेषज्ञ, पाँचवीं होती है सहभागी, ठीक है? ये 5 शैलियाँ होती हैं लीडरशिप की, ठीक है? अब इन 5 शैलियों में जो पहली शैली है, यानी कि नौकरशाही, वो क्या होती है उसको समझते हैं। नौकरशाही में ऐसा नेता जो होता है, मतलब नौकरशाही की पहली शैली नौकरशाही, ठीक है? नेतृत्व की पहली शैली कौन सी होती है? नौकरशाही। अब नौकरशाही की बात की है तो इसमें ऐसा नेता जो नौकरशाह वाला नेता होता है, केवल निर्धारित दिनचर्या से चिपका रहता है, अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और अधीनस्थों की अपेक्षा करता है। अधीनस्थ ऐसे नेता के प्रति उदासीन और आज्ञा की भावना रखते हैं। नौकरशाही का मतलब क्या होता है कि आप नौकर हैं, ठीक है? तो आप
जो आपके अधिकारी होंगे उनकी बातों को आप मानेंगे, उन्हीं के आगे पीछे लगे रहेंगे और आपसे जो नीचे होंगे आप उनको एक प्रकार से हमेशा डाँटते डपटते रहेंगे, तो नौकरशाही यानी कि आप जब एक प्रकार सर्वेंट के रूप में होते हैं तो वो नौकरशाही। दूसरी नौकरशाही होती है तानाशाही या अधिनायक तंत्र। ऐसा नेता निरंकुश होता है और अपने कर्मचारियों से काम लेते समय भय दिखा करके, डरा धमका करके, ठीक है, प्रताड़ित करके, कई प्रकार की विधियों का प्रयोग कर से उससे काम करवाता है। ऐसे नेता के अधीनस्थ विरोधी हो जाते हैं और स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं बाद में, ठीक है, यानी कि तानाशाही या अधिनायक जो तंत्र होता है वो भी सही नहीं माना जाता। तीसरी शैली होती है नेतृत्व की, वो होती है कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ वाले जो नेता होते हैं, ऐसे नेता अवसरवादी होते हैं। अवसर जान प्रीत अति गाढ़ी और सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अवसर जानने पर जो एक प्रकार से, अब यहाँ पर ये चौपाई का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब अवसर जान प्रीत अति गाढ़ी, यानी अगर इसी लाइन का अर्थ निकालें तो जब अवसर आ जाए तो अवसरवादी नेता होते हैं कूटनीतिज्ञ, यानी अपना काम निकालने के लिए खूब प्रेम करेंगे। अरे प्रभु बस आप ही हो जौन कुछ और क्यों है नहीं पृथ्वी पे है मेरे की जी हमार मदद कर सके। आपे से तो सब कुछ है दुनिया में। सूर्य भगवान निकट हैं तो किरण पहली आपे के ऊपर परत थी। आप जकरे यहाँ लात दे दू गरे घर पवित्र होइगा। लात माने पैर। तो ऐसे बढ़ा बढ़ा चढ़ा करके जब आप किसी को बताओ, कभी कभी जो है हमारी आदत है कि जब मैं किसी के पास बैठता हूँ तो थोड़ा जैसे किसी के यहाँ मैं गया और उसका चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा लग गया, अब उसकी बखान करना है तो बखान करने में मैं बहुत भयंकर बखान कर देता हूँ। अरे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं महोदय, आप इस पृथ्वी के दैवी पैमान नक्षत्र हैं और आप जैसा इस संसार में कोई अन्य प्राणी नहीं है। ऐसे करके मैं जब बोलता हूँ हिंदी के जटिल शब्दावलियों को, तो जो लोग होते हैं, कुछ लोग तो समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं सच में बखान कर रहा, तो वो एकदम से फूल लोढ़ा हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। अरे भैया ये तो गुरुजी बहुत बखान कई दीन। तो ऐसे कभी-कभी जब अपना काम निकालना हो तो ऐसे बखान आप थोड़ा हल्का बखान करें, ताकि सामने वालों को यह ना लगे कि भाई ये हमारा परिहास कर रहा है, ठीक है? तो कूटनीतिज्ञ थोड़ा ऐसे टाइप के होते हैं। कूटनीतिक की अगर बात की जाए तो ये अवसरवादी होते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और लोगों का विश्वास एक प्रकार से नहीं रहता है इन पर, ठीक है? इनको लोगों को पता होता है कि भाई ये आ गया भौकाल छोड़ने, ये आ गया मौज लेने, तो ऐसे टाइप के नेता। चौथे नेता होते हैं विशेषज्ञ टाइप के। ऐसे नेता अपने क्षेत्र से संबंधित होते हैं और अपने क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं वो, ठीक है? यानी अपने अधीनस्थों के साथ सहयोग के रूप में व्यवहार करते हैं। अभी जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके सहकर्मी उनका आदर करते हैं, परंतु वे किसी परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं, यानी परिवर्तन उनको नहीं चाहिए। विशेषज्ञ वो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और अपने जो सहयोगी होते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। पांचवी शैली होती है नेतृत्व की, वो होती है सहभागी वाली शैली। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, चाहे उसके वरिष्ठ अधिकारी उससे अप्रसन्न ही क्यों ना हो जाएं। कि मतलब किस एक व्यक्ति हैं क्रिस आर्गरिस, उन्होंने 3 प्रकार के नेताओं में अंतर स्थापित किया है। एक होता है निदेशक, एक होता है अनुज्ञानात्मक और एक होता है अनुमति बोधक और सहयोगी, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये शैलियाँ हो गई, नौकरशाही, तानाशाही, कूटनीतिज्ञ, विशेषज्ञ और सहभागी। ये 5 प्रकार की शैलियाँ होती हैं नेतृत्व की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, बताएं। शैक्षिक प्रशासन की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है शैक्षिक प्रशासन की, क्यों पढ़े भाई इसको, बताते हैं अभी आपको। जरूरत इसलिए है चूंकि शैक्षिक प्रशासन, पहली जरूरत, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यक्ति और समाज दोनों के हित में संचालित करने की आवश्यकता। शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को आप व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आप हितकर बना सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षा के कार्यों में सुगमता लाने के लिए, शिक्षा के कार्यों में कुशलता लाने के लिए और शिक्षा कार्यों को सरलता लाने के लिए, सरलता उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता पड़ती है शैक्षिक प्रशासन की। इसके अलावा शैक्षिक प्रशासन बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के अवसरों मतलब अवसर समानता के आधार पर देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों से शिक्षार्थियों और शिक्षकों, शिक्षिकाओं सभी को समायोजित करने की आवश्यकता है। यानी कि जिस तरीके से समाज बदल रहा है, जिस तरीके से
तमाम प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन चीज़ों को जानने या उन चीज़ों से अवगत करवाना भी एक प्रकार से शैक्षिक प्रशासन की योग्यता आवश्यकता होती है। सातवां महत्व या आवश्यकता होती है इसकी, शिक्षा से संबंधित अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को निर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं के वातावरण को मनोवैज्ञानिक बनाने तथा साधनों, उपकरणों और आवश्यक सामग्री को उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यकता। इसके अलावा शिक्षा के विभिन्न स्तरों, पक्षों और साधनों में समन्वय और तालमेल समायोजन स्थापित करने के लिए आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था या संगठन के कार्य को सरल बनाने के लिए आवश्यकता है। शैक्षिक नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करने, उस नीतियों को क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए आवश्यकता है शैक्षिक प्रशासन की। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता शिक्षा पर नियंत्रण रखने और शिक्षा का पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक है। यानी शिक्षक जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी बड़ी आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये शैक्षिक प्रशासन हो गया, लिख देंगे इतना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रबंधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना करें। प्रबंधन विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बारे में बताएं। प्रबंधन विकास मैंने आपको समझा दिया था कि प्रबंधन विकास क्या होता है। प्रबंधन विकास एक प्रबंधक द्वारा प्रबंधन का ज्ञान प्राप्त करने में की गई प्रगति से होता है, प्रोग्रेस से होता है। यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसके द्वारा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों की क्षमताओं में वृद्धि की जाती है, वही एक प्रकार से प्रबंधन विकास होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रबंधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों की अगर बात की तो इसके कई क्षेत्र होते हैं। जैसे कि पहला क्षेत्र होता है संगठनात्मक जानकारी। पहला क्षेत्र, क्योंकि इसमें संगठनात्मक जानकारी में उद्देश्यों, नीतियों और संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं, गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं, संयंत्र प्रणाली, वित्तीय पहलुओं जैसे, और इसके अलावा पूंजी, बजट, विनियोग, योजना और नियंत्रण, कर्मचारी प्रबंध, ये सब आप देखेंगे संगठनात्मक जानकारी में शामिल होते हैं। प्रबंधन का विकास आप इन सभी क्षेत्रों में विकास करें, नीतियों में विकास करें, संगठनात्मक संरचना में विकास करें, आप प्रक्रियाओं में विकास करें, गतिविधियों में विकास करें, तो ये सब प्रबंधन विकास के क्षेत्र हैं। दूसरा क्षेत्र होता है तकनीकी ज्ञान और कौशल। इसमें कार्य संचालन, तकनीकी, क्रिया, अनुसंधान, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, बुनियादी गणित, यंत्र नियंत्रण, इन सभी कार्यों में नई नई तकनीकें शामिल हैं, तो इनका विकास। तीसरी चीज़ें आर्थिक मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण। इसमें व्यवसाय, आर्थिक व्यवस्था, सरकार, उद्योग संबंध, उद्योगों के सामुदायिक संबंध, इन सभी का विकास। ठीक है, इसके अलावा मानवीय निपुणता, इसमें भाषण कैसे व्यक्ति देता था पहले और अब उसके विकास हो जाए, प्रतिवेदन लेखन में, सम्मेलन में, नेतृत्व में, दिन प्रतिदिन के संचालन में आप देखेंगे इसकी मतलब निपुणता में विकास हो, तो प्रबंधन विकास वो होता है। इसके अलावा प्रबंधन विकास के सिद्धांत और तकनीकी की अगर बात करें तो वो भी विकास क्षेत्र में शामिल है प्रबंधन के। ठीक है, कार्यात्मक अनुसंधान में निपुणता हो जाए, कंप्यूटर सिस्टम, इसके अलावा जो है सांख्यिकी, विश्लेषण और नियंत्रण करने की क्षमता, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों में विकास। ठीक है, तो ये विकास के क्षेत्र हैं, इन सभी में विकास होता है। मानवीय संबंधों में विकास हो जाए, प्रबंधन विकास की विधियां तमाम सारी। प्रबंधन विकास के तरीकों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जिनके द्वारा एक संगठन के प्रबंधक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और खुद को सक्षम प्रबंधकों के रूप में स्थापित करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें प्रबंधन विकास की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसमें विकास की आवश्यकता का विश्लेषण किया जाता है, वर्तमान प्रबंध प्रतिभाओं का मूल्यांकन करते हैं, प्रबंधकों की सूची का निर्माण करते हैं, व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों का नियोजन करते हैं, विकास कार्यक्रमों का कार्यक्रमण करते मतलब कार्यान्वयन करते हैं, विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं। कुल मिलाकर के प्रबंधन विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों की क्षमताओं को बढ़ाया जाता है। इसीलिए निष्कर्ष में प्रबंधन वह प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से किसी संगठन के प्रबंधक अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें, अपने अपने काम को करने के योग्य बन सकें, अपने काम को अच्छा करने के योग्य बन सकें। प्रबंधन विकास कार्यक्रम के उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और एक प्रकार से चलाए जाते हैं। तो प्रबंधन विकास के कई सारे क्षेत्र होते हैं, तकनीकी क्षेत्र है, कौशल से क्षेत्र है, संगठनात्मक जानकारी वाला क्षेत्र है, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सातवां प्रश्न है, नवशास्त्रीय सिद्धांत के मुख्य प्रस्ताव बताइए। नवशास्त्रीय सिद्धांत के मुख्य प्रस्ताव बताइए। नवशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, किससे रिलेटेड है, तो शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड है नवशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है,
संगठन नवशास्त्रीय सिद्धांत की अगर बात की जाए तो शैक्षिक संगठन सामान्य रूप से एक सामाजिक प्रणाली है जो अंतःक्रियात्मक भागों से बना हुआ है। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत है नवशास्त्रीय सिद्धांत का, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के भीतर मौजूद है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते भी हैं। तीसरी बात, मनुष्य स्वतंत्र है और उसके व्यवहार का अनुमान काम पर सामाजिक कारकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है। चौथी बात या चौथा सिद्धांत है नवशास्त्रीय सिद्धांत का, जो कि संगठन से रिलेटेड है। प्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है, कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक काम पर मनुष्य को प्रेरित करने के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा पांचवा सिद्धांत है, संगठनात्मक और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच संघर्ष अक्सर मौजूद रहता है। संगठन के लोगों के साथ व्यक्ति के लक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा टीम कार्य उच्च उत्पादकता के लिए आवश्यक है। ठीक है, मनुष्य का दृष्टिकोण हमेशा तर्कसंगत नहीं है। अक्सर वह पुरस्कार के संदर्भ में गैर तार्किक व्यवहार करता है जो वह अपने काम से चाहता है। तो कुल मिलाकर के नौ शास्त्रीय सिद्धांत कुछ पहलुओं में शास्त्रीय सिद्धांत पर संशोधन और सुधार प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से नौ शास्त्रीय संगठन या सिद्धांत की अगर बात करें तो यह सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत की जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। नौ शास्त्रीय सिद्धांत जो है संगठन के जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें संशोधन की बात करता है। इसमें संगठनात्मक कामकाज के अध्ययन में अनौपचारिक संगठन और मानव व्यवहार दृष्टिकोण की अवधारणा को पेश किया जाता है। हालांकि यह विभिन्न कमियों से भी मुक्त नहीं है। स्कॉट महोदय कहते हैं कि नौ शास्त्रीय जो संगठन है शास्त्रीय सिद्धांत की तरह नौ शास्त्रीय सिद्धांत अक्षमता से ग्रस्त है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। एक अदूरदर्शी परिप्रेक्ष्य और इसके द्वारा अध्ययन किए गए मानव व्यवहार के कई तथ्यों के बीच एकीकरण की कमी दिखाई पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्रीय जो सिद्धांत है संगठन का, यानी जो पुराना सिद्धांत है संगठन का, वो एक प्रकार से उसमें ही कमियां हैं। जो नया सिद्धांत आया है संगठन का उसमें भी कमियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है शैक्षिक संगठन के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। शैक्षिक संगठन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैक्षिक संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात की जाए, शैक्षिक संगठन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से भैया बताइए। शैक्षिक प्रबंधन के शैक्षिक संगठन के प्रमुख सिद्धांत, तो शैक्षिक संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो इसके कई सिद्धांत हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं, पहला सिद्धांत है उद्देश्य की एकता होती है इसमें। ठीक है, उद्देश्य की एकता पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आप लिखिएगा, कार्य एवं पदों का निर्णय जो है इसमें लिया, यानी कि सामान्य शैक्षिक उद्देश्यों और विद्यालयों के विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात उनकी पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यों और पदों का निर्णय किया जाना आवश्यक है। ये कार्य तीन प्रकार के हो सकते हैं। कार्य और पदों का निर्णय जो होता है इसमें शैक्षिक संगठन में, पहला होता है प्रशासनिक, दूसरा होता है शैक्षिक और तीसरा होता है अर्ध शैक्षिक या अर्ध प्रशासनिक। ठीक है, अर्ध शैक्षिक प्रशासनिक। तीसरा होता है, तीसरा सिद्धांत है शैक्षिक संगठन का, वह कार्यकारी प्रधान, यानी प्रत्येक संगठन में एक कार्यकारी प्रधान का होना आवश्यक होता है, अन्यथा संगठन की विभिन्न प्रवृत्तियों और विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों का समायोजन संभव नहीं हो पाएगा। संगठन के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों में विभाजित करने से कई प्रयोग गत वर्षों के लिए किए गए हैं परंतु असफल रहे, यानी कि संगठन में एक नेता होना चाहिए संगठन का। इस तरीके से संगठन की कर्मचारियों संबंधी नीतियां बनानी चाहिए, अधिकार और उत्तरदायित्व बांट देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संगठन के अंतर्गत अधिकार व्यवस्था कर दी, यानी कौन सा अधिकार किस व्यक्ति के पास रह गए, ये बात भी इसकी सिद्धांत है। छठा सिद्धांत है नियोजन और निर्णय लेने संबंधी विधि का प्रावधान भी कर दे, यानी कितना निर्णय कोई व्यक्ति किस नियम के तहत ले सकता है, एक संविधान होना चाहिए उसका। इसके अलावा एक नियम का खाका होना चाहिए। इसके अलावा संगठन के अंतर्गत उसके कार्य और प्रक्रिया के मूल्यांकन का प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि आपने जो काम किया है वो सही है कि गलत है, इसका भी जांच करने के लिए होना चाहिए। तो यानी तमाम प्रकार के सिद्धांत है जो शैक्षिक संगठन को चलाने के लिए उपयोगी होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंडसा में पूछे जाते हैं। कोई दो प्रश्न आपको करने होते हैं, 450 या 500 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में हमेशा ये प्रश्न आता रहता है। ओके, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक संगठन यानी शिक्षण संगठन, परिभाषा दीजिए इसकी और विशेषताएं बताइए शैक्षिक संगठन की। अगला प्रश्न नियोजन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक नियोजन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक वित्त की अवधारणा देते हुए शैक्षिक वित्त के प्रमुख सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा फटाफट से, ताकि आप जो है
इन प्रश्नों को तैयार कर लें। आप इन प्रश्नों को अपनी सीरीज़ वगैरह में देख करके पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं और मॉडल पेपर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? और मॉडल पेपर और इन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का प्रयास करूँगा। महासंग्राम वीडियो आएगा, उसमें भी आप देखिएगा। देखिए, समाजशास्त्र के पेपर 1 का पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी इसमें मैंने पढ़ाया है। इसका महासंग्राम मतलब मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, पेपर 1 का देख लीजिएगा। इसके अलावा गृह विज्ञान के पेपर 1 का मॉडल पेपर आपको मिल चुका है, जिसमें डायटेटिक्स एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने चर्चा करी, ठीक है? यानी कि जो उपचारात्मक पोषण है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो एक प्रकार से आपका जो आपका मतलब ये था एक प्रकार से डायटेटिक्स है, ठीक है? मतलब कि जो पोषण विज्ञान है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया, पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया, तो इसको आप लोगों ने देखा, ठीक है? इसके बाद में हमने और भी चीज़ों को आपको बताया था, जैसे कि भूगोल का पेपर मैंने आपको दे दिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, ये सब देख लीजिएगा आप, ये सब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, इसी चैनल पर, ठीक है? राजनीति शास्त्र का पेपर 1 मैंने दे दिया है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसके अलावा हिंदी के पेपर 1 का वीडियो हो चुका है, पेपर 2 का वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है? तो हिंदी हो गया आपका, राजनीति हो गया, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी मतलब होम साइंस हो गया, समाजशास्त्र हो गया, और ये आपका शिक्षा शास्त्र हो गया। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है? हिस्ट्री बच रहा है आपका, हिस्ट्री आपका हो जाएगा। ऐसे ही और जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, वो जल्द ही आपके मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।